मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसका जो विचारक है अरस्तु के आदर्श राज्य के विषय में चर्चा करूँगी। अरस्तु का जो आदर्श राज्य है उसे हम प्लेटो के उपादर्श राज्य के सादृश्य मान सकते हैं। अरस्तु का मानना था कि एक ऐसी शासन व्यवस्था सबसे श्रेष्ठ होती है जिसमें मध्यम वर्ग का शासन होता है। इसे वो स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत भी कहता है। अरस्तु के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताओं को हम इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसके शासन के स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य के जीवन को संभव बनाने के लिए अस्तित्व में आया तथा उसके जीवन को शुभ बनाने के लिए अभी भी कार्य कर रहा है। अरस्तु ने माना कि 3 शासन व्यवस्थाएं अच्छी हैं, राजतंत्र यानी मोनार्की, कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी और तीसरी है संयत प्रजातंत्र यानी पॉलिटी। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से अरस्तु का मानना है कि सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था जो है व्यावहारिक रूप से वो है संयत प्रजातंत्र यानी पॉलिटी। संयत प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें मध्यम वर्ग का शासन होता है। यह शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र के अतिवादी लक्षण तथा जो आम जनता है, अति निर्धन जनता है, उसके शासन में जो खामियां हैं तो दोनों को ही बैलेंस करने का कार्य करती है। मध्यम वर्ग, कुलीन वर्ग तथा अति निर्धन जनता दोनों की जो बुराइयां हैं उनसे मुक्त होता है और ये एक ऐसा वर्ग है जिस पर दोनों ही यानी कुलीन तंत्रीय लोग और जो अति निर्धन जनता है दोनों ही विश्वास करते हैं और इसमें दोनों के गुण व्याप्त होते हैं। यानी कुलीन तंत्र का लक्षण जो है यानी वो गुणवान होते हैं वो व्यक्ति, तो वो चीज़ भी इसमें निहित है। तथा लोकतंत्र का मूल लक्षण है संख्या, तो संख्या दोनों का संयोग व संतुलन इसमें दिखाई देता है। दोनों ही यानी कुलीन व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति दोनों ही मध्यम वर्ग पर विश्वास करते हैं तथा मध्यम वर्ग की संख्या भी इन दोनों ही वर्गों की तुलना में अधिक होती है। दूसरी जो उसके आदर्श राज्य की विशेषता है वो है विधि का शासन। अरस्तु का मानना था कि वो शासन व्यवस्था श्रेष्ठ होती है जिसमें किसी शासक का नहीं वरन वास्तव में विधि का शासन होता है। यानी शासन व्यवस्था कानून के अनुसार संचालित की जाती है। विधि के शासन का समर्थन वो इन आधारों पर करता है कि ये निर्वैयक्तिक होता है, यानी किसी एक व्यक्ति के या शासक के भावावेशों से ये मुक्त होता है। जो कानून जनता पर लागू होते हैं वही कानून शासक पर भी लागू होते हैं। ये विवेकपूर्ण शासन होता है जो विधि का शासन है, क्योंकि विधि के निर्माण में कहीं ना कहीं जनता की सहमति निहित होती है तथा यह निष्पक्ष होता है पूरी तरह से विधि का शासन। इसके अलावा अपने आदर्श राज्य में जो अरस्तु है वो शासन के अंगों की बात करता है। शासन के 3 अंग अरस्तु ने माने हैं। सबसे पहला है असेंबली यानी लोकप्रिय सभा। ये जो सभा है वो नागरिकों से बनी हुई सभा होती है जो शासन के विभिन्न विषयों पर विचार करती है तथा निर्णय लेती है। दूसरी है मजिस्ट्रेसी, ये कार्यकारिणी सभा होती है। यह लोकप्रिय सभा द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करती है, यानी इसकी तुलना वर्तमान की कार्यपालिका की तरह हम कर सकते हैं। तीसरी जो है वो है न्यायपालिका, यह न्याय संबंधी कार्य करती है। तो इस तरह शासन के 3 अंग अरस्तु ने बताए हैं। चौथा है जनसंख्या। अरस्तु का मानना है एक आदर्श राज्य की जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिए न ही बहुत कम होनी चाहिए। पर्टिकुलर उसने संख्या नहीं बताई कितनी होनी चाहिए, लेकिन उसके अनुसार संख्या इतनी हो कि जनता आत्मनिर्भर हो सके। इसमें भी वो एक मध्यम मार्ग अपनाता है कि क्योंकि अधिक जनसंख्या होने का भार राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगला बिंदु है राज्य का प्रदेश व अवस्थिति। अरस्तु का मानना है कि राज्य का क्षेत्रफल न तो बहुत कम होना चाहिए और न ही बहुत अधिक होना चाहिए। जो राज्य की जलवायु है वो स्वस्थ होनी चाहिए तथा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त होना चाहिए। अरस्तु ने अपने राज्य में विभिन्न सामाजिक वर्ग और उनके कार्यों के विषय में बताया है। उसके अनुसार राज्य के कई कार्य हैं, लेकिन राज्य के जो 6 प्रमुख कार्य हैं उनमें वो भोजन,
कला कौशल, रक्षा, व्यापार, सार्वजनिक पूजा पाठ तथा सार्वजनिक हित के कार्य बताता है। तथा इन कार्यों को करने के लिए जो 6 वर्ग हैं उनके बारे में बताते हुए अरस्तु कहते हैं, ये हैं कृषक वर्ग, शिल्पी वर्ग, योद्धा वर्ग, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित वर्ग तथा प्रशासक वर्ग। अगला बिंदु है धन का विवेकपूर्ण व समान वितरण। अरस्तु के अनुसार एक आदर्श राज्य में धन का समान तथा विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए ताकि कोई भी वर्ग असंतुष्ट न रहे। अत्यधिक संपन्न वर्ग या अत्यधिक विपन्न वर्ग अगर बहुत अधिक अंतर आ जाता है दोनों में तो राज्य में क्रांति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए धन का यथासंभव विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए। अगला बिंदु है शिक्षा व्यवस्था। अरस्तु ने एक अच्छे नागरिक या सद नागरिक के निर्माण के लिए तथा नागरिकों में सद्गुणों के विकास के लिए एक शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की है। शिक्षा का सप्तवर्षीय चक्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक सभी तरह का विकास संभव होता है। नागरिकों के लिए यह शिक्षा अनिवार्य है तथा सभी के लिए एक ही तरह का पाठ्यक्रम अरस्तु के अनुसार होना चाहिए। तो ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं अरस्तु के एक आदर्श राज्य की। अब यदि हम देखें कि इनमें हमें क्या कमियां दिखाई देती हैं तो अरस्तु की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं यूनानी मान्यताओं से प्रभावित है। वह मानता है कि जो आदर्श राज्य जो अरस्तु ने कहा है वो यूनानी संस्कृति और मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। अरस्तु का ये भी मानना था जो यूनानी जाति है वही सभ्य होती है तथा अन्य जातियाँ यूरोप व एशिया की जो अन्य जातियाँ हैं वो बर्बर जातियाँ हैं। अगली जो हम आलोचना कर सकते हैं, राज्य पूर्ण व आत्मनिर्भर नहीं है। अरस्तु ने कहा कि राज्य एक पूर्ण व आत्मनिर्भर संस्था है, जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि एक राज्य को किन्हीं न किन्हीं कारणों से दूसरे राज्य से कुछ सामान आयात करने की, निर्यात करने की या अन्य चीज़ें लेन देन की आवश्यकता पड़ती रहती है। नागरिकता का अधिकार अरस्तु बहुत ही सीमित वर्ग को प्रदान करता है। ये अरस्तु की एक बहुत बड़ी आलोचना है। तो इस तरह कुछ आलोचनाएं हमें अरस्तु के आदर्श राज्य में दिखाई देती हैं। धन्यवाद।